बीएसपी की आइडियोलॉजी है, उसमें भाई भतीजावाद की कोई बात नहीं है। बहन जी ने किसी भी अपने भाई भतीजे को राज्यसभा, विधानसभा या कोई मंत्री मिनिस्टर नहीं बनाया है। हर पार्टी को यह पता है कि अगर उसका गठबंधन अगर बहुजन समाज पार्टी से हो जाए तो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में वो शासन कर सकते। बांटने का मुद्दा बना के अगर कोई सत्ता में आ सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी ने आज कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है दलित टाइम्स में। मेरे साथ मौजूद हैं अभिषेक कुमार, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। इनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से बीएसपी काम कर रही है। 23 नवंबर को यूपी के उपचुनाव का रिजल्ट आया, उसमें किस प्रकार का प्रदर्शन रहा, उस पे एडवोकेट अभिषेक कुमार क्या कहना चाहते हैं और बीएसपी के अपकमिंग जो राजनीति है, आगामी जो राजनीति है वो किस तरह की होनी चाहिए। और लोगों का कहना है कि बीएसपी डाउनफॉल की तरफ जा रही है, मतलब उनका पतन होने पर है, तो अब उसको कौन संभालेगा, उसका अगला चेहरा कौन होगा। इन सब विषयों पे हम बातचीत करेंगे एडवोकेट अभिषेक कुमार से। स्वागत है आपका। जी नमस्कार, जय भीम। आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से उपचुनाव हुए हैं, उसके जो नतीजे रहे हैं, अपनी अपनी बयानबाजी लोगों ने की है, अब उस पे लोगों का कहना है कि बीएसपी उस तरीके से काम नहीं कर पा रही है जिस तरीके से वो करती थी, तो उस पे आपका क्या कहना है? देखिए, इस पे कहना सुनना से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो रिजल्ट है वो ज़्यादा बयान करता है। अगर लोग कह रहे हैं तो वो रिजल्ट के रूप में दिख भी रहा है। सवाल है कि जो लोग कह रहे हैं ऐसा, तो उन लोगों के सामने एक सवाल है कि क्या वो लोग ऐसा ही रिजल्ट चाहते हैं? क्या जिस आंदोलन के बेनिफिशरीज लोग हैं, तो क्या वो लोग केवल रिजल्ट जांचने के लिए मूवमेंट को देखते हैं या रिजल्ट बदलने की भी उनमें चाह है? तो ये जो रिजल्ट जो बार बार बोल रहा है, बार बार बता रहा है, तो जो समझदार लोग हैं उनको इशारा दे रहा है। तो इससे ये भी पता चलता है कि अम्बेडकरवाद को मानने वाले लोग इशारा कितना समझते हैं और वो अपने समाज के प्रति कितना जिम्मेदार हैं। जी ठीक है, आपने कहा कि रिजल्ट देखिए। अब अभी पिछले कुछ समय पहले ही हरियाणा का रिजल्ट भी आया था, उसमें इनेलो के साथ बसपा का गठबंधन था। सब कह रहे थे कि सारे जो है अम्बेडकरवादी और जो बसपा के कार्यकर्ता हैं वो बहुत एक्टिव हैं और दलित जो हैं वो जाएगी तो सिर्फ बसपा और इनेलो की तरफ। तो वहां पे आपने रिजल्ट देखा कि जो उम्मीद थी उतनी भी सीटें नहीं आई। देखिए, इस देश में दो विचारधारा है और दो विचारधारा के लोग काम भी कर रहे हैं और रिजल्ट भी वैसे ही आ रहा है। जैसे लोग बाबा साहब की बात हम बार बार कहते हैं कि बाबा साहब ने कहा है एजुकेट हो जाओ, एजुकेट हो जाओ, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जितना लोग समाज में जितना शिक्षित हो रहे हैं, मनुवादी स्कूलों से डिग्री हासिल कर रहे हैं, उतना ही वो असामाजिक चरित्र के बनते जा रहे हैं। उनको अपना व्यक्तिगत ईगो इतना उनका बढ़ जाता है कि उसमें वो सामाजिक जो जिम्मेदारी है वो उसको भूल जाते हैं। और उसका रिजल्ट आप हरियाणा के इलेक्शन में भी आपने देखा, आपने उपचुनाव में भी देखा, और मुझे लगता है कि ये बीमारी जब तक रहेगी उसी तरह का रिजल्ट आता रहेगा। मनुवादी से आपका तात्पर्य है ब्राह्मणवाद? हाँ, अभी तक तो मनुवादी, ब्राह्मणवादी, जातिवादी ये शब्द का इस्तेमाल हम लोग एक जो आर्यन सोसाइटी के लोग हैं उन्हीं के लिए करते हैं। चलिए, तो आप मनुवादी की जब बात करते हैं और ब्राह्मणवाद की बात करते हैं, तब वहीं पे आप दूसरा पहलू ये क्यों नहीं देखते कि मायावती ज्यादातर जब टिकट देने की बारी आती है तो वो ब्राह्मण को ही देते हैं? उस समय लोग क्या करें, जो मायावती को मानने वाले हैं वो किधर जाएं? वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो लड़ते आ रहे हैं, सडनली उनकी जो नेता है वो ब्राह्मण को टिकट दे रही है, तो वो क्या समझेंगे कि उनको क्या पक्ष रखना चाहिए, उनको किसके तरफ जाना चाहिए? देखिए, इसमें मैं अपनी बात कहूँ तो हो सकता है लोगों को ऐसा लगे कि भाई इनकी अपनी समझ है, लेकिन जिसको लोग अपना पितामह मानते हैं, अपना रहनुमा मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर, मैं उनकी ही बात कर रहा हूँ कि उन्होंने आपको किस तरह से सोचने, समझने और फैसला लेने के लिए, खासकर राजनीतिक मामलों में, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या मार्गदर्शन किया है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार इस देश के सारे नागरिकों को दिया है। कोई भी नागरिक किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी देश प्रदेश का हो, उसको इस देश में अगर वोट का अधिकार है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के कारण है। तो जब बाबा साहब अम्बेडकर ने इनको वोट देने के उसमें कोई फर्क नहीं किया, तो फिर
बाबा साहब की का विचार आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब ने कोई रास्ता जरूर बताया होगा, क्योंकि उनको पहले से भी पता था कि जब वो अपने समय में गांधी का चरित्र देख रहे थे, गांधी को देख रहे थे, नेहरू को देख रहे थे, तो उनको पता था कि उनके विचारों को इस देश में कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे मजबूत किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने अपने अनुयायियों को एक फार्मूला दिया, एक मंत्र दिया। वो मंत्र क्या है कि यूनाइट अंडर वन लीडर, वन पार्टी, वन प्रोग्राम। अब जो मान्यवर साहब कांसीराम की हम लोग बात करते हैं, बार बार उनका जिक्र करते हैं, तो अगर आप उनकी पूरी लाइफ का निचोड़ उठा के देखें तो उन्होंने क्या काम किया है। उन्होंने यही काम किया है कि इस देश में जो लोग प्रधानी का इलेक्शन न लड़ सकते थे, जो लोग अपना वोट नहीं डाल सकते थे, उनकी एक राष्ट्रीय पार्टी बनाई है, उनके बीच में उनके समाज का एक राष्ट्रीय नेता पैदा किया है। तो वो संविधान को जो मुद्दा है इस देश में अगर किसी ने प्रचारित किया है तो वो बहुजन समाज पार्टी साहब कांसीराम ने प्रचारित किया है। जो रास्ता बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया, ये हमारा रास्ता नहीं है। यूनाइट अंडर वन लीडर, एक लीडर एक ही सीट से चुनाव लड़ सकता है, बाकी पे वो क्या है, हर समाज को मौका देता है। तो आप उस लीडर के ऊपर भरोसा करो, आपको बाकी लोगों को देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपका लीडर सही है, आप अपने लीडर पे भरोसा करते हो, तो आप इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में अपने विचार को आगे बढ़ा लोगे। अगर आपको लीडर पे भरोसा नहीं है, आप अपने जो स्थानीय लोगों को आप देखने लगे और स्थानीय लोगों के आधार पे अपनी विचारधारा पे सवाल करने लगे, तो कभी भी विचारधारा आपकी आगे मजबूत नहीं हो सकती। आपने कहा कि बहुजन समाज ऐसी पार्टी है जिसको एक लीडर पे भरोसा रखना चाहिए, लेकिन अब वो लीडर जो है कहीं ना कहीं ये मानते हैं लोग कि अब जो मायावती जो हुआ करती थी, अब वो मायावती मुखर होके जो बोला करती थी, अब उस तरीके से ना ही किसी मुद्दे पे अपनी राय रखती हैं और ना ही उस तरीके से राजनीतिक जो गतिविधि है उसमें पार्टिसिपेट करती है प्रॉपर तरीके से। तो लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं दलितों का डाउनफॉल शुरू होने हो रहा है, क्योंकि इनके पास अब नेता उस तरीके का नहीं है जो मुखर होके बोले। अब जो बीएसपी की तरफ एक पार्टी थी, अब वो सारे लोग जो है बीजेपी और कांग्रेस में बंटने लगे हैं। तो अब वो किस तरफ जाएं, क्योंकि अब बीएसपी का भी कोई लीडर नहीं है जो उस तरीके से बोले और उस तरीके से काम करे। देखिए, ये बात थोड़ा लोगों को अम्यूज करती है, हंसाती है कि दलित समाज में जो है बाबा साहब ने जब काम शुरू किया तो उन्होंने जो सबसे पहला संगठन बनाया बहिष्कृत हितकारिणी सभा, उसके बाद जो अखबार लिखा मूक नायक। तो जो समाज मूक था, बोल नहीं सकता था, अपनी व्यथा नहीं कह सकता था, अगर उसको जुबान आई है तो बहन कुमारी मायावती के संघर्षों से ही आई है। और अगर वो आज बहुजन समाज के लोग ऐसे जुबानदार नेता को ढूंढ रहे हैं तो वो इसीलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी की जुबान को सुना है। तो बहन जी ने अपनी जुबान से जुबान पैदा किया है। अब अलग बात है कि लोगों को बहन जी की जुबान का नेता चाहिए, ये समाज की कमजोरी है कि बहन जी जैसा नेता उनको नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात, अभी बहन जी सशरीर मौजूद हैं तो उनको इतना दिग्भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। और तीसरी बात क्या है ना कि जो बहुजन समाज की जो एक चारित्रिक जो कमी है वो फॉलोअर है। वो क्या है, दूसरों की बातों को सुन के चलता है। तो इसीलिए आप देखिए कि बहुजन समाज के लोग अखबार भी नहीं पढ़ते हैं, बहुजन समाज के लोग टीवी देखते हैं, बहुजन समाज के लोग मोबाइल पे जो है कोई लेख नहीं पढ़ते हैं। वो उनको ये सारी बातें बताता कौन है? वो आसपास पड़ोस के जो जातिवादी लोग हैं उनके विचारों से इतना इन्फ्लुएंस होकर ये बात बोलते हैं। ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाकामयाबी है कि वो बहुजन समाज जो बहन जी के जो दिशा निर्देश हैं उनको वो जमीन पे नहीं ले जा पाते हैं, या उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है, या उनका इतना विवेक मजबूत नहीं है कि वो बहन जी के विचारों को जन जन तक पहुंचा सके। इसलिए इस समय में लोगों को इस तरह की कमी देखने को मिल रही है। लेकिन आरोप तो ये लग रहा है कि भाजपा का जो बहन कुमारी मायावती पे जो है बहुत सारे आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, और उनपे ये भी आरोप लग रहे हैं कि वो इसीलिए मुखर होके नहीं बोल रहे ताकि वो उनको जेल ना जाना पड़े। और दूसरी बात ये भी है कि लोग कह रहे हैं वो इसलिए भी पीछे हट रही है कि भाई भतीजावाद के चक्कर में वो पड़ गई हैं। जो बहन कुमारी मायावती कांग्रेस पे कभी बोलती थी, कभी किसी और पार्टी पे बोलती थी कि ये लोग भाई भतीजावाद करते हैं, और आज वो खुद उस चीज में पड़ गई हैं, और कहीं ना कहीं बीएसपी का फॉल का कारण वही है। बहन जी के ऊपर जो सवाल करना, एक सवाल करने के लिए करना एक अलग बात है। भाई भतीजावाद की बात है तो देखिए, भाई भतीजावाद ब्राह्मणवाद का कॉन्सेप्ट है। ब्राह्मणवाद में भाई भतीजावाद होता है क्योंकि ब्राह्मणवाद की जो विचारधारा है वो गैर बराबरी की विचारधारा है।
और जो बहुजन विचारधारा है वो समानता की विचारधारा है। जितना हमें अधिकार है बाबा साहब ने उतना अधिकार हमारे भाई को भी दिया है। और दूसरी बात, जो बीएसपी की आइडियोलॉजी है उसमें भाई भतीजावाद की कोई बात नहीं है। ये ब्राह्मणवादी विचारधारा को चूंकि बहुजन लोग उसको इम्पोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ इस बात पे चर्चा होती है, तो उस चर्चा को ये लोग सुनते हैं, इसलिए इनको ये लगता है कि बहन जी भाई भतीजावाद की तरफ देख रही हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप बहुजन समाज पार्टी, आप सारी पार्टियों को राज्यसभा मेंबर्स को देख लें, आप आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर्स को देख लें, वोट दिया किसी और ने और राज्यसभा कौन लोग गए, तो वो क्या किस कीमत पे गए हैं, तो ये आपको देखने की ज़रूरत है। और बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा मेंबर्स को देख लें, विधान परिषद के मेंबर्स को देख लें, तमिलनाडु से, पंजाब से लोगों को राज्यसभा भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है? वो कौन लोग हैं? वो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप पैसे के हिसाब से तो सारी पार्टियां भेजती हैं, अपने कार्यकर्ता को कौन सी पार्टी भेजती है? आप देखिए, रामजी गौतम राज्यसभा भेजे गए, तो राज्यसभा क्यों भेजे गए? रामजी गौतम को राज्यसभा बहन जी ने भेजने में कौन सा भाई भतीजावाद किया है? आप कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। कहने आप क्या किसी के बारे में कहते हो वो तो आप जानो, लेकिन मैं जानता हूं कि जो आदमी जो करता है आप उसको देखो तो ज़्यादा समझ में आएगा। और बहन जी ने किसी भी अपने भाई भतीजे को राज्यसभा, विधानसभा या कोई मंत्री मिनिस्टर नहीं बनाया है, और जब भी बनाया है तो उन्होंने समाज के लोगों को बनाया है। भाई भतीजावाद की पार्टियां ही इस देश में सारी हैं, इसलिए लोग बहुजन समाज पार्टी को भी उसी नजरिए से देखते हैं। टीम बी पर कि भाजपा के टीम बी का काम करती है जो बीएसपी है, और कहीं ना कहीं उसका फायदा भाजपा को मिलते आ रहा है और मिलता रहेगा। डर है मायावती जी को। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया हूँ कि ये कौन लोग हैं जो जिनको ये पता चल गया कि बहुजन समाज पार्टी टीम बी हो गई है। एक राष्ट्रीय पार्टी टीम बी कैसे हो सकती है? एक पार्टी जिसने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का शासन किया हो, उसने अपनी विचारधारा को स्थापित करके दिखाया हो जमीन पे, वो टीम बी कैसे हो सकती है? तो ये उन लोगों को सोचना चाहिए जो लोग ये कहते हैं कि टीम बी है। क्या चुनाव लड़ने से उनको टीम बी का तमगा दिया जाता है? उन बहुजन समाज पार्टी ने क्या विचारधारा से समझौता किया है कि उसको टीम बी का दर्जा दिया जाता है? जो लोग कहते हैं, आप उनमें से किसी का नाम लेके बताइए तो मैं उनसे पूछूं कि भाई वो टीम बी है या बहुजन समाज पार्टी टीम बी है। जैसे कि दलितों की संख्या बहुत ज्यादा है, एससी एसटी ओबीसी की संख्या बहुत ज्यादा है, तो फिर भी क्या वो वजह है जो मुख्यमंत्री नहीं बन पा रही है, या फिर उनका जो है जिस प्रकार से पहले हुआ करता था एक स्थान, वो स्थान फिर से नहीं बन पा रहा है? आपको क्या वो मेन कारण लग रहा है? देखिए, बहन जी को मुझे लगता है कि वो जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रही हैं, जिस आंदोलन की जिम्मेदारी है, वो आंदोलन समाज को ज़्यादा महत्व देता है बशर्ते सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री बनने के। मुझे नहीं लगता कि आज भी इस देश में कोई भी एक ऐसी पार्टी होगी जो बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन न करना चाहती हो। हर पार्टी को ये पता है कि अगर उसका गठबंधन, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी से, अगर बहुजन समाज पार्टी से हो जाए तो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में वो शासन कर सकती है। तो जब सारी पार्टियों को ये बात पता है, वैसे में क्या बहन जी को ये बात पता नहीं है? तो अगर वो गठबंधन नहीं कर रही हैं, अगर वो केवल सांसद और विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री बनने की नहीं सोच रही हैं, तो ये इसीलिए है क्योंकि समाज का उसमें फायदा नहीं है। आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने जाति समीकरण को बनाने के लिए किसी प्रदेश में ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया, किसी में अनुसूचित जनजाति के, किसी में अनुसूचित जाति के। लेकिन उन लोगों की हालत क्या है? उन प्रदेशों में आप अनुसूचित जातियों का आप थोड़ा देखिए, उनकी क्या हालत है, उनका आर्थिक ग्रोथ क्या है, उनके ऊपर जो सामाजिक भेदभाव है वो किस तरह से है, उनकी नौकरियों में उनका कितना शेयर है, उनको जल जंगल जमीन में उनका क्या शेयर मिला है। तो केवल सांकेतिक रूप से आप शासन सत्ता में पहुंच जाएं और आप समाज को कुछ करने लायक न रहें, तो ऐसी सत्ता तो मुझे नहीं लगता है कि बहन जी इस शर्त पे वो सत्ता चाहती हैं। तो उनके लिए शासन सत्ता इम्पोर्टेंट नहीं है, शासन सत्ता की जो शर्त है वो इम्पोर्टेंट है। लोग ये भी कहते हैं कि आज कांग्रेस
हरियाणा में अगर सरकार नहीं बना पाई तो उसकी जिम्मेदार जो है वो कहीं ना कहीं वजह बीएसपी है। जिस प्रकार से कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता का ये कहना कि उसको जाति सूचक गालियों से कुमारी सैलजा को उन्होंने बोला और उसको बीएसपी ने हर जगह पे उसको घुमाया गया, और जिस तरीके से दलित जो थे वो कांग्रेस में तब्दील होने वाले थे, वो दलित फिर इस बीएसपी के ट्वीट से और तमाम चीजों से वो जो है वोट वो भाजपा में तब्दील हो गए। तो लोगों का ये कहना है कि अगर बीएसपी नहीं होती तो आज कांग्रेस की सरकार वहां होती, बीजेपी की नहीं होती। देखिए आजकल एक नारा चल रहा है, बटोगे तो कटोगे। इस नारे में, ये नारा जिन लोगों ने दिया है उनका क्या लक्ष्य है, आपको मैं ये हरियाणा के इलेक्शन में बता रहा हूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को एक यहाँ पे जजमेंट पास किया। वो जजमेंट क्या है, SC ST में वर्गीकरण करता है। उस वर्गीकरण का अगर आप समर्थक देखोगे तो हरियाणा के पंजाब की बेल्ट में बड़ी भारी मात्रा में, और इस वर्गीकरण को लागू करने की बात को बीजेपी ने मुद्दा बनाया। बांटने का मुद्दा बना के अगर कोई सत्ता में आ सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। तो कांग्रेस को, बहुजन समाज पार्टी को कोसने की बजाय उसको धरातल पे देखने की जरूरत है कि उसका हार का क्या कारण है। उसके जातिवादी लीडर दलितों के जो मान सम्मान को चुनौती दे रहे थे, तो ऐसे में क्या दलित इतना बौद्धिक रूप से विक्षिप्त हो चुका है कि वो अपने मान सम्मान को इतना गिरा देगा? तो इसकी कीमत तो कांग्रेस को चुकानी पड़ेगी। दूसरी बात, भाई कांग्रेस अब हारेगी ही, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व ही कांग्रेस को हराने से ही बनता है। क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में कभी कांग्रेस एक छत्र राज करती थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने आज कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। तो कांग्रेस जैसे जैसे बहुजन समाज पार्टी मजबूत होगी, इस देश से में कांग्रेस जो है मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। और भाजपा? तो भाजपा देखिए, सवर्णों की अगर कोई मान्य, आज की डेट में कोई सर्वमान्य पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। सवर्ण हमेशा, अगर सवर्णों की पार्टियों की बात करें तो चाहे कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो जो उनका इमोशन है वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी क्या है उसको, उसके ज़्यादा करीब है। तो जब सवर्णों को एक पार्टी चलाने की बात आएगी तो सारे सवर्ण अपनी सारी पार्टियों को त्याग करके वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही खड़े होंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी नहीं खत्म होगी, लेकिन कांग्रेस और बाकी सवर्ण पार्टियों को खत्म होते आप देख सकती हैं। तो ये भारतीय राजनीति की एक सच्चाई है जो अभी कम लोगों को समझ में आ रही है, लेकिन जैसे जैसे अम्बेडकरवाद की विचारधारा मजबूत होगी वैसे वैसे ये सच्चाई लोगों के सामने क्या है निखर के आती हुई आपको दिखाई देगी। ये थे हमारे साथ अभिषेक कुमार, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। आपकी हमारी बातचीत पे जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।